हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिटिंग और एडवांस फिटिंग शॉप में जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप हमारे पास देख सकते हैं, हमने कुछ यहाँ पर ये कुछ हमने इक्विपमेंट्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट की जो जानकारी है आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले है पैरेलल जॉ बेंच वाइस, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। एनुअल इस्तेमाल होता है, फाइल हो गई, हैमर हो गया, कैलिपर हो गया, चीजल हो गया, स्क्राइबर और हैक्सॉ। इसी तरीके से और भी इक्विपमेंट्स और भी जो मशीनें होती है उसमें इस्तेमाल होती है। तो हर एक चीज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाते हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। आप किसी भी कॉलेज से हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक से हो सकते हैं, आईटीआई से हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे कॉलेज से हो सकते हैं, आईआईटी से हो सकते हैं। तो जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखेंगे तो आपको इन सारे इक्विपमेंट के काम और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक जो इक्विपमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे, यानी कि बहुत साफ सुथरा डायग्राम तो यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक रफ डायग्राम बनाते हुए इधर चलेंगे और उसके बारे में इधर हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन सबको हटाते हैं और सबसे पहला अपना जो इक्विपमेंट है पैरेलल जॉब बेंच वाइस, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसके बारे में लिख दिया और इसका एक रफ डायग्राम बना दिया है। तो देखिए सबसे पहले ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर इसका काम समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा होता है, इस तरीके से एक बॉक्स में एक तरीके से देखेंगे आप, बॉक्स जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। उसी के अंदर एक यहाँ पर ये थ्रेड डाला गया होता है, ठीक है। और ये थ्रेड जो है यहाँ से फंसा हुआ होता है और ये थ्रेड इस ये एक जॉ होती है और ये दो जॉ होती है, ठीक है। दो जॉ इस तरीके से होती है और ये इसी पे फिक्स होती है। ये जो आपकी बॉडी है इसी पे हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन ये वाली जॉ क्या है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये थ्रेड बाहर आएगा, ठीक है। आप किसी भी स्क्रू को लीजिए, अगर आप उसको ऐसे घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ घुसता है, अगर इसको ऐसे खोलते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है। तो जस्ट वही चीज यहाँ पर लगती है। यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये इधर की तरफ आएगा और जब उस तरफ घुमाएंगे उल्टा तो ये पास में जाएगा, ठीक है। तो पास में कहाँ तक जाएगा, जब तक ये पूरा ऐसे सट नहीं जाए, ठीक है। और ये दूर भी जाएगा काफी दूर तक, जैसे कि हम कोई भी चीज अगर फंसाना चाहते हैं तो उसमें फंसा सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, इसको हमको लगाना है तो हम इसको खोलेंगे और ये इतना दूर खुल जाएगा, उसके बाद इसको लगा के फिर इसे टाइट कर देंगे तो इसको पकड़ लेगा। जब इसको पकड़ लेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि काटने में किसी भी चीज को आसानी पड़ेगी, ठीक है। तब इसको हम काट सकते हैं। हाथ से पकड़ते हैं तो क्या होगा, कोई भी चीज ऐसे ऐसे हिलेगी, हाथ में चोट लग सकती है। तो इसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल जॉ बेंच वाइस। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है इसका पैरेलल जॉ बेंच वाइस। अलग अलग नाम है, इसमें लिखा पैरेलल जॉ। तो जॉ का मतलब क्या होता है, जॉ का मतलब होता है जबड़ा। तो यहाँ पर ये जो दो बने होते हैं ये इनके जबड़े होते हैं, जिनको हम लोग जॉ कहते हैं। अब इसको पैरेलल क्यों कहा जा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इनके जो जॉज होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि एक जॉ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हाथ हो गया, है ना, और दूसरा जॉ ये हो गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जब ये इस तरीके से आप टाइट करेंगे नट को तो ये ऐसे से आएंगे और किसी भी चीज को ऐसे होल्ड कर लेंगे, तो ये क्या होता है, पैरेलल जॉ होता है। और बेंच वाइस क्यों बोलते हैं इसको, बेंच वाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेंच पे लगाया जाता है, ठीक है। बेंच पे लगाया जाता है और जिस बेंच पर लगाया जाता है उसका भी अलग एक स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको याद रखना चाहिए। जो उसकी लंबाई होनी चाहिए, जो हमारा यहाँ पर टेबल होती है, उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होना चाहिए, सेंटीमीटर तक। और जो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो लगभग 1 मीटर या फिर हम कहें 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और अगर उसके हम ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो उसकी हाइट लगभग आपकी 84 से 85 जो है सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके टेबल की लेंथ आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये टेबल जिस पे लगता है उसकी ये हाइट वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जिस लकड़ी पर लगता है, क्योंकि ये बहुत हैवी भी होता है थोड़ा, ये छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। तो हैवी होता है तो जिसके वजह से जो लकड़ी पे लगता है वो थोड़ा हार्ड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इसके दिए गए पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ये क्या है, एक होल्डिंग डिवाइस है, यानी कि पकड़ने का काम करता है। उसके बाद फिक्स्ड ऑन टेबल बाय नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट के द्वारा यहाँ पर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर लगे होते हैं नट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, किनारे पर नट्स। ये आपकी टेबल है, ठीक है। टेबल पर जो है ये नट और बोल्ट के द्वारा कसे होते हैं, टाइट होते हैं, फिक्स किए गए होते हैं। उसके बाद क्या है, मेड मेड ऑफ कॉस्ट आयरन, मेड ऑफ कॉस्ट आयरन। अब यहाँ पर कॉस्ट आयरन
से क्या इसका बना होता है, तो कॉस्टेरन से इसकी बॉडी बनी होती है, यानी कि जितना आप टोटल पार्ट्स देख पा रहे हैं, ये लगभग इस क्या होता है, कॉस्टेरन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर मेड ऑफ कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील का जो ये आप पतला सा जॉ देखते हैं, पूरी बॉडी नहीं, केवल ये जॉ, ठीक है, ये जो किनारे का जॉ, जब अगर आप मशीन को ध्यान से गौर से देखे होंगे तो उसमें जॉ जो है अलग से लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो जॉ होता है ये किसका बनता है, ये जो है किसका बनता है, कार्बन स्टील का या फिर स्टील का बनता है। और एक चीज सभी बच्चे अपने दिमाग से निकाल दे कि स्टील का मतलब वही नहीं होता कि स्टील की कोई चीज होगी तो वो चमकती रहेगी, जैसे कि आपके बर्तन होते हैं वो स्टील के बने होते हैं तो वो चमकते रहते हैं, तो सभी बच्चे सोचते हैं कि स्टील मतलब वो चमकती ही रहेगी। स्टील का मतलब चमकना नहीं होता है। रेलवे की पटरी आपने देखी है, वो स्टील की बनी होती है, ठीक है, चमकती रहती है क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब ऊपर का तो सरफेस चमकता रहता है लेकिन नीचे में आप देखेंगे तो काला रहता है। तो वो जरूरी नहीं कि ये हो, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आपका और बन सकता है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बनता है। आपने नाम लिया कि सर ये जो है कास्ट आयरन का बना होता है, आपसे तुरंत क्वेश्चन कर दिया कि कास्ट आयरन में कितना परसेंट आपका कार्बन होता है, ठीक है। एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, एक चीज होती है आयरन, क्या होता है, आयरन, आयरन होता है, प्योर आयरन होता है, शुद्ध आयरन है, कोई भी चीज नहीं मिली हुई है। लेकिन जब हम इसमें इसमें हम कार्बन मिलाते हैं तो उसके अलग अलग नाम बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, आपका आयरन है, इसमें हमने कार्बन मिलाया, और कार्बन कितना मिलाया, कार्बन इसमें हमने 2 से लेकर के 4% तक मिलाया, कितना मिलाया, 2 से लेकर के 4% तक मिलाया, तो ये क्या बनेगा, स्टील बनेगा। क्या बनेगा आपका, यहाँ पर, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका, कॉस्ट आयरन बनेगा। 2 से 4% जो होता है, 2 से 4% आपका क्या बनेगा, ये 2 से 4% पे आपका कास्ट आयरन बनेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1 kg का, मान लीजिए कि लोहा है, ठीक है, आयरन है। अब उसमें 1 kg का 2% आपने क्या मिला दिया, 1 kg का 2% आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो 2% आपने क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कास्ट आयरन बन जाएगा। आप ऐसे नहीं मिलाते कि लोहा लिया और ये कार्बन लेकर के स्वाहा मार दिया और बन गया हमारा, ऐसा नहीं होता है। उसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन स्टील, जिसको हम लोग स्टील भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताइए 0.008 से लेकर के लगभग, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। और ये कहाँ तक रहता है, 2 तक मान लीजिए, या फिर कभी कभी 2.1 तक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका क्या होता है, स्टील होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। तो आप समझ पाएंगे ना कि स्टील में क्या क्या होता है, स्टील में आपका आयरन और कार्बन होता है, कास्ट आयरन में क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है, बस परसेंटेज का अंतर है। एक चीज 2% मिलाने से कास्ट आयरन बन जा रही है, एक चीज, ठीक है, 2% से कम मिलाने से स्टील बन जा रही है, अंतर हो जाता है। और सब बच्चे सोचते हैं कि भाई लोहा है तो लोहा ही सही, यही तो अंतर होता है ना, कि जब हम पढ़ लिख करके काम करते हैं, आप अगर यही चीज 2 लोहा लेकर के जाएंगे तो सब कहेंगे कि भाई चाहे इससे बना दो चाहे इससे बना दो। मान लीजिए कि हमको मार्कर के जैसा एक रॉड बनानी है, ऐसी रॉड बनानी है लोहे की, है ना। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, वो कॉस्ट आयरन के भी बनाकर इतनी ही आप रॉड कॉस्ट आयरन के लिए जाइए और इतनी ही रॉड स्टील के लिए जाइए, तो उसमें क्या कहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, दोनों दोनों तो लोहे की बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कॉस्ट आयरन की है और एक स्टील की है, ठीक है। ये ब्रिटल मटेरियल होता है, टूट जाएगा पट से, ठीक है, ठीक है, वहां पर वो जो है लचीला नहीं होगा, समझिएगा ध्यान से। हो गया, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज 2 जॉ, यानी कि इसके पास 2 जॉ होती है, एक मूवेबल होती है और एक फिक्स्ड होती है। ये वाली फिक्स होती है, ये मूवेबल होती है, ठीक है, वो आगे पीछे कर सकती है। चलिए इसके बाद देखिए, अब ये जब मूव करती है तो किसके बेसिस पे, किसके दम पर करती है, तो वो करती है थ्रेड के दम पे, है ना। थ्रेड हमने बताया ना कि थ्रेड्स होते हैं, अगर जैसा कि आप नट्स अगर खोले होंगे थ्रेड वाले, जब आप खोलते हैं तो देखिए वो पीछे की तरफ आता है ना, ऐसे घुमाते तो आगे की तरफ जाता है ना। तो यहाँ पर जो है थ्रेड्स लगा होता है। अब थ्रेड के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एक्मे हो गया, ठीक है, आपका स्क्वायर हो गया, आपके जो राउंड हो गए, ठीक है, सेमी सर्कल हो गए, और बहुत तरह तरह से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा थ्रेड इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये जो आपका रॉड्स बना होता है, इस पे कैसे थ्रेड्स कटे होते हैं, स्क्वायर थ्रेड स्क्रू होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्क्वायर थ्रेड स्क्रू इसमें इस्तेमाल होता है, मतलब कैसा थ्रेड इस्तेमाल होता है, ठीक। चलिए, तो उसके बाद क्या है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि और भी थ्रेड्स के नाम बताइए, तो एक्मे बता दीजिएगा, ठीक है, हाफ राउंड बता दीजिएगा, स्क्वायर बता, अच्छा स्क्वायर तो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से कई होते हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। वी बता दीजिएगा, यू बता दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये जो आप पार्ट अभी बताने जा रहे हैं स्पेसिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मशीन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए और यहाँ से कई ढेर सारे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे हर एक पार्ट में। तो देखिए स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन ये चीज़ होती है कि इससे हम लोग किसी भी मशीन की किसी भी चीज़ का, कोई मशीन हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है, कोई लाइट्स हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जिससे हम उसकी क्वालिटीज़ और उसके जैसे कहते हैं ना कि इससे थोड़ा-सा बड़ा दिखाई। जैसे आप जाते हैं कपड़े लेने तो उसमें क्या बोलते हैं कि थोड़ा-सा इससे बड़ा दिखाई, इसी कलर में थोड़ा-सा बड़ा दिखाइए, है ना? ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? वहाँ पर आप साइज़ की बात कर रहे हैं। तो कपड़ों का स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? आपका साइज़ हो गया, ठीक है? जो आप बोलते हैं 32, 33, 34 इस तरीके से, ठीक है? तो यानी कि जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो जिस चीज़ को बता कर के उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो उसका क्या होता है? स्पेसिफिकेशन होता है। तो देखिए, अगर आप मार्केट में जाएँगे तो आप इसको क्या बता कर के खरीदेंगे कि हमको ये चाहिए? आप ऐसा तो कहेंगे नहीं कि इतना बड़ा वाला दे दो या इतना बड़ा वाला दे दो। आप वहाँ पर बताएँगे स्पेसिफिकेशन आप इंजीनियर हैं भई, तो आपको वहाँ पर अच्छे से बताना होगा कि हमको ये वाला दे दिया जाए, है ना? तो यहाँ पर जो इसका स्पेसिफिकेशन होता है जो यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन होता है, वो क्या होता है जॉ की विड्थ होती है। जॉ की विड्थ होती है, तो जॉ की विड्थ मतलब कितना इसका जो जॉ है वो चौड़ा है, ठीक है? ये तो हम इधर से साइड व्यू बनाए हैं, अगर आप टॉप व्यू देखेंगे, तो आपको पूरा जॉ इस तरीके से ऐसे लंबा से दिखेगा, ठीक है? ऐसा एक जॉ इधर दिखेगा और एक जॉ इधर से दिखेगा, ठीक है? तो ये जो जॉ की लंबाई होती है, ठीक है? जो जॉ की लंबाई होती है, उसको हम देखते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। तो हम जब मार्केट में जाएँगे तो हम बताएँगे कि हमको 8 सेंटीमीटर का, हमको 10 सेंटीमीटर का, हमको 15 सेंटीमीटर का क्या चाहिए क्या चाहिए जॉ चाहिए, ठीक है? तो उसकी विड्थ बता दिए और उसके बाद एक होता है जॉ ओपनिंग यानी कि जो जॉ है वो कितना खुल सकती है। अगर हम मशीन के बड़े-बड़े पार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि हम इतना बड़ा पार्ट बना रहे हैं, इतना बड़ा और हमारा जो जॉ है ये इतना ही खुल पा रहा है मतलब इसको जब पूरा टोटल खोलते हैं तो ये इतना ही खुल तो इसमें फँसेगा कैसे? ये कितना खुले लंबा उसके लिए भी जो होता है स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है? कि यहाँ पर ये कितना खुलेगा और इसकी कितनी चौड़ाई होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इस यही जो होता है इसका स्पेसिफिकेशन होता है तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें बताएँगे, ठीक है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक को लिखते हैं और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा टूल है फाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का हमने डायग्राम बना दिया है, एक रफ डायग्राम और इसके बारे में ये चीज़ें लिखी है। तो देखिए जो फाइल होता है इसका मेनली काम क्या होता है? फाइल का मेनली काम होता है कि जो सरफेसेस होती हैं, उनको हम लोग स्मूथ करने का भी काम करते हैं और उनको घिसने का भी काम करते हैं, यानी कि घिस-घिस कर कम करने का भी काम करते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं कि इसका काम जो है स्मूथ करने के लिए ही किया जाए। मान लीजिए कि थोड़ा-सा सरफेस हमारी मोटी है, जितना हमको चाहिए उससे मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर नहीं, मान लीजिए कि वहाँ से हमारा जो है आधा एमएम या फिर 1 एमएम, 2 एमएम जो है वो ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले उसको थोड़ा रब करते हैं जिसकी वज़ह से वो थोड़ा-सा घिस के हट जाए और उसके बाद जो है हम स्मूथ करते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग जो हमारी फाइल्स होती हैं तरह-तरह की, उनका अलग-अलग जो है यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी फाइल हो गई, तो फाइल जो होता है ये किस तरीके का टूल होता है तो बरिंग टूल होता है, ठीक है? घिसने के लिए काम किया जाता है, रगड़ने के लिए काम किया जाता है और फिनिशिंग टूल होता है, ठीक है? फिनिश करने का भी काम होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इसका इस्तेमाल मतलब कि इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? ये जो है स्मूथ सरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो सरफेसेस हैं, जो सतह है, उसको स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये खुद किसका बना होता है, तो ये बना होता है एचसीएस और एक चीज़ हम आपको बता दें कि कोई भी कटिंग टूल होंगे, कोई भी कटिंग टूल्स होंगे जो दूसरे मटेरियल को काटेंगे, वो हमेशा किसके बने होते हैं? हमेशा आप देखेंगे तो ज़्यादातर टूल्स आपको किसके दिखेंगे? एचसीएस के दिखेंगे यानी कि हाई हाई कार्बन स्टील के दिखेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई कटिंग टूल आपसे पूछा जा रहा है वाइवा के अंदर में और आपको नहीं पता है कि किसका बना होता है, तो आप उसमें जो है हाई कार्बन स्टील बोल सकते हैं, तो हो सकता है वो आपका सही हो जाए, ठीक है? तो हाई कार्बन स्टील जो है इसका बना होता है कटिंग टूल होगा तो। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके टाइप्स होते हैं और टाइप्स को समझने के लिए क्योंकि इसमें अलग-अलग टाइप्स के बीच बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जिनमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने के लिए, तो इसको हम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए बेस्ड ऑन कट समझ लीजिए और बेस्ड ऑन शेप समझ लीजिए, यानी कि कट के आधार पे कैसे उसको बाँटा जाता है। तो कट के आधार पे 2 तरीके से इसमें होता है। एक होता है आपका सिंगल कट फाइल कैसे होती है देखिए सिंगल कट फाइल कैसे होती है कट फाइल जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम केवल फाइल का ये वाला पार्ट बना रहे हैं ठीक है ये वाला पार्ट केवल
बाकी का आगे आप समझ लीजिए कि फाइल कैसी होगी, ठीक है? इस तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये केवल सिंगल कट्स होते हैं, इस तरीके से सिंगल कट्स होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल कट फाइल बोलते हैं। और इस पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका एज है, ठीक है, फाइल का, और ये जो कट्स लग रहे हैं तो इनके बीच एक एंगल बनता है ना? तो ये जो आपका एंगल होता है, अगर एंगल्स भी आपसे पूछा जाता है तो जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल इनके बीच का, वो आपका 65 से 80 डिग्री के बीच होता है, ठीक है? 65 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक हो सकता है ये जो कट्स लगते हैं, ठीक? इसके बाद क्या है, डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल में क्या होता है, डबल कट फाइल कैसे होती है, डबल कट फाइल क्या होती है, देखिए अंतर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये इसी तरीके से होगा, और दूसरा ये होगा कि इस तरीके से भी इसमें कट्स लगे होंगे, ठीक है? आपने अगर फाइल इस्तेमाल की होगी तो आपने उसमें इस चीज को देखा होगा कि यहाँ पर जो है आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि किसी फाइल में सिंगल कट्स है और किसी फाइल में डबल कट्स है, ठीक है? किसी फाइल में सिंगल कट्स है, किसी फाइल में डबल कट्स है। तो डबल कट्स भी होते हैं। अब डबल कट है तो इनमें भी एंगल होगा, ठीक है? तो इनमें भी एंगल होता है इसी तरीके से आपका 50, ठीक है, 50 होता है, और जो होता है दूसरा एंगल जो होता है लगभग 70 तक होता है। तो यही एक आप रेंज लेकर के चलेंगे कि एक जैसे कि दो कट्स लगते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, तो एक आपके कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा आपका, एक आपका 70 लगभग हो जाएगा, ठीक है? एक सेकंड, ठीक है? तो अब देखिए इसके स्पेसिफिक इधर टाइप हो गए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन शेप। तो शेप के आधार पे भी अलग अलग होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तरह के होते हैं, तो आप ये बताएंगे और ये भी बताएंगे। यहाँ पर एक हैंड फाइल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हाथ के द्वारा, ठीक है, जो कि एकदम सिंपल वाली फाइल होती है, जो इस तरीके से इसको हैंड फाइल बोलते हैं। और हैंड फाइल तो वैसे सभी होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक होती है फ्लैट फाइल, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये फ्लैट फाइल एकदम फ्लैट होता है, और इसका इस्तेमाल होता है फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए। किसको, फ्लैट सरफेस के लिए। कैसे सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ट्रिंगुलर फाइल। तो ट्रिंगुलर फाइल कैसे होती है, देखिए अगर आप इस फाइल का सामने से देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगी, यानी कि अगर आप ऐसे उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन जब आप ट्रिंगुलर फाइल को देखते हैं तो ट्रिंगुलर फाइल जो होगी आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक है? वो कुछ ऐसे बनी होती है ना? समझ लीजिए कि इस तरीके से बनी होती है, ऐसे करके बनी होती है ना? तो यहाँ पर ये जो है लगा हुआ होता है इसका पकड़ने का, है ना? मोटा-सा ये इस तरीके से मान लीजिए, है ना? तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रिंगुलर फाइल होती है, ट्रिंगुलर फाइल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कॉर्नर के लिए किया जाता है। जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनके फाइलिंग करने के लिए किया जाता है हमारा ट्रिंगुलर फाइल। और उसी तरीके से जो स्क्वायर फाइल होती है उसका भी इस्तेमाल कॉर्नर के लिए किया जाता है। और राउंड फाइल का इस्तेमाल जो होता है, जो हमारे राउंड सरफेस होते हैं, सर्कुलर सरफेसेस होते हैं, उनके लिए किया जाता है, सर्कुलर सरफेसेस के लिए, ठीक है? तो सर्कुलर के लिए ये, उसके लिए कॉर्नर के लिए, फ्लैट के लिए हैंड फाइल होती है हमारी नॉर्मल जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो तरह-तरह की जो फाइलें होती हैं उनका अलग-अलग इस्तेमाल होता है। एक चीज़ यहाँ पर जानना आपके लिए और भी ज़रूरी है, जो ट्रिंगुलर फाइल होती है 2 तरीके की आती है। एक आपकी इस तरीके से आएगी, जिसमें इसका जो अगर आप देखेंगे इस तरीके से साइड करके, तो आपको इस तरीके से दिखेगा, जिसमें जो एंगल्स होंगे वो 60 के होंगे। सभी एंगल्स कितने होंगे, 60 के होंगे, इस तरीके से आपको दिखेगी। ये 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 और ये एंगल क्या होंगे, 60 के होंगे। लेकिन एक ट्रायंगुलर फाइल आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से बनी होगी। देखिए ट्रायंगुलर तो ये भी है, ट्रायंगुलर वो भी है। तो इसमें क्या होता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है ना? और ये फ्लैट होता है। तो इस तरीके की 2 आपकी आती है, 60 डिग्री की, और इसमें एक 90 डिग्री का होता है ना? ये 2 तरीके की ट्रायंगुलर फाइल्स भी आती हैं। क्लियर है? तो अब इसके बाद बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसको थोड़ा-सा हटा दें यहाँ से, तब बात करते हैं इसकी, है ना? देखिए इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें आता है टाइप ऑफ कट, ठीक है? कट का जो टाइप होता है, उसके बाद इसमें आती है लेंथ, ठीक है? लेंथ हो गई, और इसके बाद एक इसका टीपीआई होता है। क्या होता है? टीपीआई इसका आता है। कट का टाइप हो गया, लेंथ हो गया, और क्या हो गया आपका इसका टीपीआई हो गया। 3 चीजें हो गई, ठीक है? और एक होता है आपका शेप। इसका एक शेप का भी होता है कि कौन सी शेप की है, ठीक है?
तो कट का टाइप आप समझ पा रहे हैं, कट की टाइप में जैसे आप मार्केट में जाएंगे, हमने बताया कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है, मार्केट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आप वहां पर बोलेंगे किस कट की आपको चाहिए, सिंगल कट की या फिर डबल कट की, ठीक है। तो कट का टाइप समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेंथ यानी कि अलग अलग जो लेंथ होती है, अलग अलग लेंथ की जो आपकी फाइलें आती हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। तो कौन सी लेंथ की आपको फाइल चाहिए वो आपको बतानी होती है। तो लगभग जो आपकी यहाँ पर फाइलें मिलती हैं वो आपकी 100 mm से लेकर के 100 mm से लेकर के लगभग मान लीजिए कि 450 mm तक की जो फाइलें हैं वो आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो इसी लेंथ में आपको फाइल बतानी होती है कि हमको किस लेंथ की चाहिए, 100 की चाहिए कि 150 की, 200 की, 300, 450 किसकी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कट या फिर डबल कट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए शेप की बात करते हैं, लास्ट में टीपीआई समझते हैं क्योंकि टीपीआई हो सकता है आपके लिए नया हो। तो देखिए शेप क्या होता है, शेप में आप बताएंगे कि आपको कैसा चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए कि आपको राउंड चाहिए कि आपको ट्रायंगुलर शेप का चाहिए। तो ये स्क्वायर चाहिए, ठीक है, स्क्वायर भी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके की जो फाइलें होती हैं वो आप बताएंगे। एक सेमी राउंड होता है यानी कि हाफ सर्कल होता है। तो ये इसका शेप भी डिपेंड करता है। अब इसके बाद बात करते हैं टीपीआई क्या होता है। देखिए टीपीआई अगर आप यहाँ पर समझ लेंगे तो कई चीजों में आपको काम करेगी। टीपीआई का मतलब होता है, टीपीआई का मतलब आपका होता है टीथ पर इंच। क्या होता है इसका मतलब, टीथ पर इंच, ठीक है। टीथ पर इंच इसका मतलब होता है। टीथ पर इंच का क्या मतलब हुआ, जैसे कि 1 इंच में कितने टीथ्स कटे हुए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरीके से आप कई लाइन्स देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर 1 इंच देखिए और 1 इंच में देखिए कितने टीथ्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, आपका टीपीआई हो जाएगा। जैसे कि ये चीज अभी आप हेक्सा में भी देखेंगे। तो हेक्सा की अगर हम ब्लेड बनाए तो हेक्सा की ब्लेड अगर आप देखेंगे तो हेक्सा की ब्लेड इस तरीके से होती है कि नहीं होती है। या फिर अगर आपने कोई आरा मशीन, आरी कुछ भी देखा होगा कटने वाली चीज, ठीक है, इस तरीके से देखा होगा कि नहीं देखा होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें समझिए कि मान लीजिए कि 1 इंच यहाँ से हमने यहाँ तक देखा और यहाँ से यहाँ तक हमने काउंट किया कि कितने टीथ्स आ रहे हैं। तो वही उसका क्या हो जाएगा, टीपीआई हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है फिनिश कट के लिए। जो फिनिश कट होते हैं यानी कि साफ सुथरा स्मूथ हो, उसके लिए टीपीआई हमारा ज्यादा होना चाहिए, है ना। यानी कि जो ये चीजें हैं पास पास, दूर दूर होंगी तो बहुत रफ कट करेंगे, एकदम गंदा सा भद्दा सा कट होगा, ठीक है। कट तो होगा लेकिन जो है एकदम साफ सुथरा कट नहीं होगा। साफ सुथरा के लिए एकदम पास पास चाहिए, तो छोटे छोटे चाहिए, है ना। तो टीपीआई इसका होता है। तो अगर आपसे इसका स्पेसिफिकेशन पूछा जाता है तो आप इन 4 चीजों का नाम लेंगे। एक टाइप ऑफ कट लेंगे, लेंथ लेंगे, टीपीआई लेंगे और क्या लेंगे, शेप लेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लिख दिया है। एक है स्क्राइबर और एक है इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है। दोनों छोटे छोटे पार्ट है, जल्दी से इसको समझते हैं। तो देखिए स्क्राइबर का क्या काम होता है। स्क्राइबर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। स्क्राइबर जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे बढ़ई होता है, ठीक है, जो कारपेंटर होता है वो जब लकड़ी पे स्केच कर रहा होता है, ठीक है, उसको काटने के लिए, तो अपने कान में इस तरीके से देखते हैं। तो वो एक आप पेंसिल लगा करके रखते हैं ना, उसका क्या काम होता है, उसको ऐसे निकालता है और पेंसिल से ऐसे मार करके फिर से ऐसे लगा लेता है ना। तो ये काम क्या होता है, ये मतलब होता है कि मार्क करता है पेंसिल से किसी भी लकड़ी पर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोहे पर या फिर मान लीजिए कि जैसे ये स्टील का बॉटल है, इस पर अगर हम मार्क करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पेंसिल से ना चले, या फिर अगर चलता है तो भाई हम उसको पकड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसमें से छूट जाए, क्योंकि लकड़ी में से वो छूटेगा नहीं, ठीक है, उसमें लगा रहेगा, लेकिन इस पे से छूट जाएगा क्योंकि ये मेटल है आपका, ठीक है, चिकना होता है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए स्क्राइबर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अलग मटेरियल का बना होता है। और किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका काम होता है कि इट इज हैंड मार्किंग टूल ऑन मेटल, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है कि मेटल पे ये मार्क करने के लिए बनाया जाता है। और कैसा होता है, हैंड मार्किंग टूल होता है, हैंड टूल होता है, हाथ से इस्तेमाल किया जाता है। इसको ठोका उका नहीं जाता है, ठीक है। ठोकने के लिए एक अलग अभी आएगा, उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका मार्किंग टूल है जो कि मेटल पे करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें नुकीले पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत नुकीला होता है और यहाँ पर भी ये नुकीला होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमने मान लीजिए कि मेटल है, इससे लगाया, से खींच दिया तो उसपे एक निशान पड़ जाता है, यानी कि उसपे थोड़ा सा निशान गड्ढा हो जाता है, ठीक है, होता हुआ। तो ये क्या हो जाता है, चिन्ह लग जाता है। तो यानी कि मार्किंग टूल होता है एक तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बनता है आपका, जब इसको हम इस तरीके से बनाते हैं तो इसपे एक एंगल बनता है ना। तो ये जो एंगल होता है आपका, ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री से लेकर के
40 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है? 30 से लेकर के 40 डिग्री के बीच में होता है स्क्राइबर का, ठीक है? तो आपको एंगल भी इसका याद रखना है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, यानी कि जब आप मार्केट में जाएँगे तो उसको क्या बोल कर के खरीदेंगे? तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि कितने एंगल का हमको चाहिए, 30 का चाहिए, 35 का चाहिए, 40 का चाहिए, किसका चाहिए? और साथ ही साथ इसकी लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है? बड़ा, छोटा, क्योंकि हो सकता है भाई कोई ऐसा पार्ट हो जो कि थोड़ा, ठीक है, डेप्थ में हो, ठीक है, गहराई में हो, उसमें हमको मार्क करना हो, तो हम कैसे मार्किंग करेंगे? थोड़ा-सा हमको बड़ा चाहिए तो जिससे हम ऐसे खींच दें, या फिर पकड़ने में आसानी हो तो बड़े-छोटे हर तरीके के आते हैं। भई आप जो इक्विपमेंट देखते हैं, ठीक है, इतने बड़े हमेशा उतनी ही चीज़ें नहीं बनती हैं। जो आपके जो सोनार होते हैं जैसे कि, ठीक है, जो ज्वेलरीज़ बनाते हैं, वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही चीज़ें उनके पास बहुत छोटी-छोटी होती हैं। उनके पास भी हैमर होता है, लेकिन हैमर उनका बहुत छोटा होता है ना? तो वो भी मार्किंग करने का काम करते हैं, लेकिन उसका उनका स्क्राइबर बहुत छोटा होता है। वैसे ऐसे खींचेंगे, थोड़ा-सा हैमर मारेंगे, ठीक है? तो छोटी-छोटी काम के लिए दूसरा इस्तेमाल होता है। तो ये अलग-अलग लेंथ में आता है और अलग-अलग एंगल के लिए आता है, ठीक है? तो इसका स्पेसिफिकेशन ये होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होता है, ये जो आप देखेंगे तो ऐसे कट्स बने होते हैं, ठीक है? इनको नर्लिंग कहते हैं, ठीक है? नर्लिंग हुई होती है, ठीक है? तो नर्लिंग का क्या काम होता है? नर्लिंग का काम होता है कि इसको ग्रिप बनाना, है ना? यानी कि जब हम इसको पकड़े तो हमारा स्लिप ना करे, तो ग्रिप बने, एक पकड़ने में पकड़ बने हमारी, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है नर्लिंग की गई होती है, जिससे पकड़ बने, इधर भी और इधर भी, ठीक? और ये एक इसका मुड़ा हुआ साइड रहता है, जहाँ पर हमको ऐसी ज़रूरत होती है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं इंजीनियरिंग स्केल क्या होती है। इंजीनियरिंग स्केल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इंजीनियरिंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्केल आपने देखी होगी, स्टील की होती है, बड़ी सी स्केल होती है, ठीक है? किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। स्टील और स्टेनलेस स्टील में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या अंतर होता है, इसको आप अलग से समझ लीजिएगा। अब इतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये किस तरीके का टूल होता है। इट इज लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लाइन को मेजर करने के लिए, जो सीधी चीजें होती हैं उनको मेजर करने के लिए। लीनियर मेजर यानी कि बस ये सीधी जो चीजें हैं उनको ही मेजर कर सकता है। अगर कोई चीज ऐसी इस तरीके से है तो उसको ये मेजर नहीं कर सकता है। सीधी है तो उसको मेजर कर सकता है, ठीक है? तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब देखिए इसमें इसका लीस्ट काउंट पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा जाएगा कि लीस्ट काउंट आखिर में है क्या। तो लीस्ट काउंट वो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो उससे मिनिमम जो भी मिनिमम डिस्टेंस है या फिर मिनिमम काम है वो कराया जा सकता है। जैसे कि स्केल है, उसे नापा जा सकता है, ठीक है? तो उससे जितना मिनिमम डिस्टेंस, जितना मिनिमम लेंथ नापी जा सकती है, वो उसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होता है, यानी कि कम से कम वो कितना काउंट कर सकता है, लीस्ट काउंट, है ना? तो जो ज्यादातर मोस्टली इस्तेमाल होती है जो स्केल, स्टेनलेस स्टील जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, उसमें जो होता है 0.5 mm का लीस्ट काउंट होता है, यानी कि आधा mm हम उस स्केल से माप सकते हैं। अगर कोई चीज आधी एमएम की है तो हम उससे मेजर कर सकते हैं। और भी कम स्केल, मतलब कि और भी लिस्ट काउंट कम की स्केल आती है। जिनका लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा वो उनकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, मतलब कि वो ज्यादा छोटी से छोटी चीजों को नाप सकती हैं। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसका स्पेसिफिकेशन होता है इसकी लेंथ, यानी कि कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है या फिर इतनी बड़ी है या इतनी, ठीक है? ज्यादातर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर की होती है। तो 30 सेंटीमीटर का आपने इस्तेमाल किया होगा और इसका लिस्ट काउंट 0.5 का होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिख दिया है। इसमें हमारा सरफेस प्लेट और हमारा ट्राई स्क्वायर और फिक्स्ड फ्रेम हेक्सॉ, ठीक है? 3 के बारे में समझते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स हैं। सबसे पहले सरफेस प्लेट क्या होती है? इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आपको जानना चाहिए कि सरफेस प्लेट क्या होती है। तो सरफेस प्लेट क्या होती है? एक तरीके की प्लेट्स होती है जो कि बहुत ही स्मूथ होती है, एक तरीके से समझिए कि एकदम फिनिश शेप होती है, ठीक है? वो जो है जब बनाई जाती है तो उसकी अलग-अलग तरीके से टेस्टिंग करके एकदम उसको फ्लैट बनाया जाता है। तो क्योंकि उसी के ऊपर रख करके दूसरी चीज को टेस्ट करना होता है कि वो फ्लैट है कि नहीं, तो एक तरीके से वो आइडियल होती है फ्लैट की। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज यूज फॉर टेस्टिंग द ट्रूनेस ऑफ फिनिश जो सरफेसेस है, यानी कि जो सरफेस आपकी फिनिश है कि नहीं है, तो उस पे रख करके देखा जाता है कि वो फिनिश है कि नहीं है। अगर फिनिश है तो उस पे आएगी अच्छे से, ठीक है? कोई भी गैप्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद फिनिश है। तो दूसरा जब उस पे रखा जाएगा तो फिनिश होगा तभी उस पे बैठेगा, अन्यथा उस पे नहीं बैठेगा, ठीक है? तो ये सरफेस प्लेट का काम होता है, इसको आप याद रखेंगे। बड़ी सी प्लेट हो सकती है, छोटी भी आती है, ठीक है? छोटे शेप की भी आती है और कई बड़ी शेप की भी सरफेस प्लेट्स आती है, ठीक है? वजनदार होती है ये, ठीक है? और ये जो होती है आपका जो आपकी धरती है उस पे हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी जाती है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं ट्राई स्क्वायर की। तो देखिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल आप अलग-अलग शॉप्स में भी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि फिटिंग शॉप में ही। तो इसका इस्तेमाल आपने देखा भी होगा इस तरीके से अपने गाँवों में कारपेंटर लेकर के आते हैं जिससे वो मेज़र करते हैं कोना वगैरह, है ना? तो इसका इस्तेमाल होता है 90 डिग्री को मेज़र करने के लिए। किसको मेज़र करने के लिए? 90 डिग्री एंगल को मेज़र करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स का ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है कि नहीं है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं फिटिंग शॉप में, तो उसमें 90 डिग्री अगर हमको बनाना होता है, तो हम इसी से चेक करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ट्राई स्क्वायर क्या होता है, एक तरीके का चेकिंग टूल होता है। क्या करता है? चेकिंग करने का काम करता है कि कोई सी चीज जो है वो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? यूज फॉर चेकिंग 90 डिग्री एंगल। और उसके बाद क्या है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसमें टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्लेड और एक होता है स्टॉक। जो इधर ये होती है इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। और जो इसका हैवी पार्ट होता है, मोटा पार्ट होता है, आपने देखा होगा, ये आपका क्या होता है? ये आपका स्टॉक होता है। क्या होता है आपका? ये स्टॉक होता है, ठीक है? ये आपका स्टॉक होता है। अब देखिए इनके बीच जो ब्लेड और स्टॉक होता है, इन्हीं के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। और यहाँ पर ये रिवेट्स करके या फिर कभी-कभी ये जो वेल्डिंग करके भी जो है लगी होती है, फिक्स होती हैं एक दूसरे के साथ में। इसका स्पेसिफिकेशन आप क्या बताएंगे? यानी कि जब मार्केट में जाएंगे इसको खरीदने के लिए, तो वहां पर आप क्या बताएंगे? क्या बता करके आप इसको खरीदेंगे? तो ये जो आती है ब्लेड की लेंथ के हिसाब से आती है ना। ब्लेड की लेंथ इतनी रखी है कि ब्लेड की लेंथ इतनी। स्टॉक से मतलब नहीं है, स्टॉक छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है, बस ब्लेड की लेंथ बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है? तो ब्लेड की लेंथ इसका जो है स्पेसिफिकेशन होता है ट्राई स्क्वायर का। यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, 90 डिग्री मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए इसके बाद बात करते हैं फिक्स फ्रेम हैक्सॉ की। सबसे पहले हैक्सॉ की बात करते हैं। फिक्स फ्रेम एडजस्टेबल अलग-अलग तरीके के आते हैं। पहले हैक्सॉ क्या होता है? हैक्सॉ आपने देखा होगा अपने गाँव में, अपने घर में। आपका घर कभी न कभी तो बना होगा, आपका नहीं बना होगा तो पड़ोसी का बना होगा, पड़ोसी का नहीं बना होगा तो पड़ोसी के पड़ोसी का बना होगा, किसी न किसी का तो बना ही होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि सरिया जो होती है, ठीक है, जो रॉड्स होती हैं, स्टील रॉड्स होती हैं, उनको काटने के लिए एक हेक्सा लाया जाता है और उससे ऐसे-ऐसे काटा जाता है, पानी भी डाला जाता है ना? पानी क्यों डाला जाता है? आप लोग कमेंट्स में बताएँगे। तो उसमें क्या होता है कि उसको इस तरीके से काटते हैं। तो वहाँ पर आपने हेक्सा को देखा होगा। तो हेक्सा में 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका जो फ्रेम हो गया, ठीक है? एक फ्रेम हो गया, जो इस तरीके से हेक्सा बना होता है। तो ये इसका जो टोटल है एक फ्रेम होता है और फ्रेम बहुत लोगों के घर पे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर पे हेक्सा है, तो अब हमसे कोई हेक्सा माँगने आएगा कि भैया हेक्सा दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसका जो है ये ब्लेड्स जो है निकाल के हेक्सा दे देंगे कि ले जाओ अपना ब्लेड्स लगाओ और अपना जो है काम करो। क्योंकि भई जो हमारा इसका फ्रेम है उसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान होता है वो ब्लेड्स पे होता है। तो ब्लेड आप अपना लगाइए, 1 ठो तोड़िए, 10 ठो तोड़िए, उससे मतलब हमको नहीं है, आप हमारा ले जाइए, ठीक है? ये हमारा छोड़ दीजिए यहीं पर। तो इसमें 2 मेनली पार्ट्स होते हैं, एक फ्रेम होता है और एक ब्लेड होती है। तो फ्रेम कैसा बना होता है? इस तरीके से आप शेप देख सकते हैं। अब ये शेप जो है अलग-अलग तरीके के, मतलब ये शेप ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्या है, ये सब डिजाइनिंग की जाती है। आप लोग और जब डिजाइनिंग में जाएँगे तो सब पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखिए, तो यहाँ पर इसका जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। ध्यान रखिएगा किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का, इसको आप याद रखेंगे। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे हैं, अगर हम इसके डिटेल में जाएँगे, इसका कार्बन परसेंटेज और चीज़ों में, तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप क्या करते जाइए, इन सबको नोट करते जाइए और साथ ही साथ यहीं पे ब्रैकेट में सबका कार्बन परसेंटेज लिखते जाइए कि इसमें कितना कार्बन परसेंटेज होता है। और जो कार्बन परसेंटेज होता है वो बाई वेट होता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि जो हमारा कॉस्ट आयरन होता है उसमें 2 से 4% होता है। तो 2 से 2% किसका? जितना हमारा आयरन है उसी का 2%, है ना? चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका फ्रेम होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, लेकिन जो ब्लेड्स होती है वो किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। अब आप फिर से दिमाग लगाइए कि हाई कार्बन स्टील क्यों बनी होगी? क्यों? क्योंकि कटिंग का काम कर रही है। हमने हमने आपसे कहा था कि जो-जो पार्ट्स कटिंग के काम करेंगे, वो ज्यादातर पार्ट्स आपके एचसीएस यानी कि हाई कार्बन स्टील के बने होंगे, ठीक है? क्योंकि वो सख्त होते हैं, दूसरी चीज को कट कर सकते हैं। अगर कोई चीज सॉफ्ट है, तो दूसरे को कट कैसे कर सकती है? कर भी सकती है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा फिर, है ना? तो वो फिर दूसरा बात हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एचसीएस हो गया और यहाँ पर एचएसएस का भी ये चीज बनती है, यानी कि हाई स्पीड स्टील की भी बनती है, ठीक है? हाई स्पीड स्टील की भी जो है ये जो ब्लेड्स होती है वो बनती है। ब्लेड्स आपको मार्केट में अवेलेबल होती है ₹5, ₹10, ₹15, ₹20, उसकी
क्वालिटी और मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद है टाइप्स। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स होता है, एडजस्टेबल होता है। फिक्स और एडजस्टेबल में क्या अंतर है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो फ्रेम है ये इतना फिक्स है, यानी कि इसमें इतनी बड़ी वाली ही ब्लेड लग पाएगी, हमेशा इतनी बड़ी ही ब्लेड। मान लीजिए हमको छोटे ब्लेड की जरूरत है, बड़े ब्लेड की जरूरत है, तो क्या करेंगे, तो एक होता है एडजस्टेबल, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है, अंतर बस इतना होता है कि यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा मोटा बना दीजिए, इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसा मोटा और खोखला बना दीजिए, ठीक है, मोटा और खोखला बना दीजिए। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बनाते हैं ना, तो इसको आप क्या कीजिए, इसे मोटा और थोड़ा सा खोखला बना दीजिए, और ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरीके से बना दीजिए कि इसके अंदर घुस सके थोड़ा दूर तक। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, ठीक है, ये एक बेसिक हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि एडजस्टेबल कैसा हो सकता है, बाकी जो आप डायग्राम देखते हैं वो दूसरे तरीके से आपको दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए कि पिन लगा दीजिए, ठीक है, जिससे आप इसको फिक्स कर सके। तो अब मान लीजिए कि आपको बड़ी इसमें ब्लेड लगानी, तो आप इसको थोड़ा सा खींच देंगे, तो ये पार्ट जो है थोड़ा सा और खुल जाएगा ना, और खुल जाएगा, और यहाँ पर आप बड़ी ब्लेड लगा देंगे, और इसको भी आपको होल्ड करना पड़ेगा ना, उसी पे फिक्स कर दीजिए। तो आप बड़ी ब्लेड लगा के काट पाएंगे, छोटी ब्लेड लगाना तो उसको और अंदर धसा दीजिए, है ना, इस तरीके से हो जाएगा काम। तो एडजस्टेबल हो गया, है ना, एडजस्ट कर पा रहा है, ये फिक्स होता है और एक एडजस्टेबल होता है। क्लियर है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि आप मार्केट में जाएंगे तो क्या इसको बोलकर खरीदेंगे, यहाँ पर फिक्स फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो जब मार्केट में जाएंगे तो आप यहाँ पर मार्केट में क्या खरीदते हो, इसकी ब्लेड्स को खरीदते हैं। तो इसकी ब्लेड्स का स्पेसिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। तो ब्लेड का जो स्पेसिफिकेशन होगा वो क्या, यहाँ पर क्या होगा, मतलब ब्लेड और इसका साथ में ये सबका है, पूरा हेक्सा का ही। तो सबसे पहले आप ब्लेड्स बताएंगे कि आपको ब्लेड्स किस तरीके से चाहिए, ठीक है, वो इसका स्पेसिफिकेशन होगा कि ब्लेड की लेंथ कैसी है, उसका मटेरियल कैसा, उसकी टाइप्स कैसी है ना। एक्चुअली में ना ये चीज यहाँ ऐसे रहना चाहिए, ये ऐसा स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो जो इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो ब्लेड के हिसाब से देखते हैं। तो ब्लेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडजस्टेबल में छोटा बड़ा भी लगता है, तो वो कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ वो किस मटेरियल की बनी है, एससीएस की बनी है कि एचएसएस की बनी है, इसकी बनी है, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका टीपीआई पता होना चाहिए। अब टीपीआई बताने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टीपीआई बता चुके हैं। इसका क्या मतलब होता है, टीथ पर इंच, एक इंच में कितने टीथ्स हैं, ठीक है। आप काउंट करेंगे कितने टीथ्स हैं, उतने के हिसाब से आप लेकर के मार्केट से आएंगे और अपने हेक्सा में लगाएंगे, और उससे जो भी चीज आपको कट करनी होगी उसको कट करेंगे। क्लियर है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और इस पे आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे अगले टूल्स हैं, जिसमें से एक है चीजल और दूसरा है हैमर। सबसे पहले बात करते हैं चीजल की, जिसको हम लोग छेनी भी कहते हैं, ठीक है। छेनी तो आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने बिल्कुल देखा होगा कि जो छेनी है वो अलग अलग तरीके की आती है। जैसे कि लकड़ी काटने के लिए भी छेनी आती है, ठीक है, उसमें इस तरीके से लकड़ी पे लगाते हैं, उसको ठोकते हैं हैमर हैमर से, और वो जो है से कटती हुई लकड़ी को अलग कर देता है, ठीक है। आपने खाट बनती हुई देखी होगी, आपने कोई भी चीज जैसे कि आपके घर पे आते हैं जो बनाने के लिए, ठीक है, लकड़ी का कोई भी चीज होता है, तो वो एक छेनी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चीजल कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, एक तरीके का कटिंग टूल होता है, ठीक है, कटिंग टूल होता है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉट चीजल और एक होता है कोल्ड चीजल। हॉट चीजल क्या होता है, गरम गरम होता है क्या, कोल्ड चीजल ठंडा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हॉट चीजल और कोल्ड चीजल में थोड़ा सा अंतर होता है, कि जो हॉट चीजल होता है ये गरम मेटल को कट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि भट्ठी से कोई जो मटेरियल है वो निकला, उसको कट करना है, तो उसके लिए कौन सा चीजल इस्तेमाल किया जाएगा, हॉट चीजल, जो कि किसका बना होता है, एमसीएस का बना होता है, यानी कि माइल्ड कार्बन स्टील का बना होता है। और यहाँ पर मेटल कटिंग हॉट स्टेजेस है ना, यानी कि हॉट स्टेज में जो मेटल होता है उसको कट करने का काम करता है हॉट चीजल, है ना। इसका एंगल कितना होता है, कटिंग एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। इसका जो शेप है आप उसको याद रखेंगे, ठीक है, आपके बुक्स में, आपके जो गूगल पे आप कहीं भी इसको सर्च कर सकते हैं, तरह तरह से इसके जो फिगर्स आपको देखेंगे। तो उसमें जो हॉट चीजल होता है उसको आप इतना याद रखिए कि इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, आपका एंगल इसमें होता है 30 का होता है, ठीक है। इसका कितना एंगल होता है आपका, इसमें आपका 30 का एंगल होता है। और उसके बाद है कि कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल क्या होता है, किसका बना होता है, मेड ऑफ कार्बन टूल स्टील, यानी कि कार्बन टूल स्टील का ये बना होता है। कार्बन टूल स्टील एक अलग नाम है, आप इसको भी याद रखिए। हर एक नाम को आपको याद रखना है, तरह तरह से मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग कंपोजिशन के मटेरियल होते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। तो कोल्ड चीजल किसका बना होता है, कार्बन टूल स्टील का बना होता है, ठीक है। और ये मेटल को कैसे कट करता है, जब वो ठंडा होता है, यानी कि मेटल कट कट कोल्ड स्टेज, ठीक है। तो कोल्ड स्टेज में कट करता है, जिसका कटिंग एंगल होता है यहाँ पर नहीं लिखा है,
इसका जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है, कटिंग एंगल आप लिख लीजिए 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है कटिंग एंगल, ठीक है। ये कोल्ड स्टेनलेस को कट करता है, ठीक है। तो चीजल के बारे में आप इसको इतना समझिए। अब देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो चीजल होता है उसमें जो आगे धार होती है, ठीक है, ब्लेड्स लगी होती है, ब्लेड्स अलग से नहीं होती है, उसी में बनी होती है, ठीक है। जब वो खराब हो जाती है तो फिर से उसी को पीट करके उसी को आगे प्रोसेस करके बना लिया जाता है, ठीक है, उसी में, ठीक है, लंबा सा मटेरियल होता है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो ब्लेड की विड्थ पे होता है कि जो उसकी चौड़ाई कितनी है और उसका शेप कैसा है, क्योंकि अलग अलग शेप के जो आपके चीजल्स आते हैं। कैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम चीजल बना रहे हैं, ठीक है, एक चीजल इस तरीके से आपका है, और अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, एक चीजल ये इस तरीके से है, ठीक। तो इसमें जो शेप आपको बन करके दिखेगा, ये मान लीजिए कि इस तरीके से है ना, और ये ऊपर इस तरीके से आपको बना रहता है, यहाँ से आप जो है पीटते हैं, तो ये अगर आप पुराना चीजल देखेंगे तो ये इधर से फैल चुका होगा। तो यहाँ से जब ये पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये इसकी शेप को डिफाइन करता है। बहुत चीजल में ये शेप जो है ऐसे राउंड शेप का भी होता है, बहुत शेप में आप देखेंगे इसे फ्लैट शेप का भी होता है, बहुत में ऐसे कुछ शेप्स आपको देखने को मिलेंगे डायमंड शेप का होता है। तो अलग अलग शेप के इसमें जो है चीजल्स आते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दे रहे हैं, क्योंकि फिटिंग शॉप में ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब जो इस्तेमाल होते हैं आपके ये आपके स्मिथ ही शॉप के हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं हैमर की। देखिए हैमर आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। हैमर की कई टाइप्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, तो इसको सुनिए ध्यान से। हैमर कैसा होता है कि स्ट्राइकिंग, देखिए कोई भी चीज आपसे पूछे सबसे पहले बताइए कि कैसा टूल है। देखिए सबसे पहले आप देखते हो ना, ये कटिंग टूल हो गया, ये आपका मेजरिंग टूल हो गया, ये मार्किंग टूल हो गया, ये स्ट्राइकिंग टूल हो गया, तो सबका आप नाम जानते रहिए। हैमर कैसा होता है? स्ट्राइकिंग टूल, स्ट्राइक करता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है। और इसके बाद इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, टाइप्स पे ही बातें करेंगे। तो ये 3 तरह का मेनली होता है, एक होता है हैंड, और एक होता है स्लेज, और एक होता है पावर, ठीक है। 3 तरीके का होता है, हैंड, स्लेज और पावर। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? देखिए जो हैंड हैंड आपका हैमर होता है, हैंड हैमर होता है, ये क्या होता है? मैन्युअली ऑपरेटेड होता है, हाथ से चलाया जाता है। हाथ से हमने पकड़ा और इस तरीके से पीटते हैं, ठीक है, जो भी कील है या कोई भी चीज हमको जो भी काम करना है, तो वो हैंड हैमर होता है। स्लेज हैमर क्या होता है? स्लेज हैमर भी हाथ से चलाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वजनदार होता है। अगर आप हैंड हैमर की बात करेंगे तो ये लगभग आपका आधा किलो से लेकर के 1.8 केजी का होता है, मतलब कि लगभग आधे किलो से लेकर के लगभग मान लीजिए कि 2 किलो तक का होता है, ठीक है। लेकिन जो स्लेज हैमर होता है ये 2 केजी से लेकर के 10 केजी तक का होता है। कितना होता है? 2 से लेकर के 10 केजी। अब 10 केजी का हैमर कैसे चलेगा भाई? तो उसके लिए काफी ताकत चाहिए, ठीक है, या फिर उसमें तरह तरह से इक्विपमेंट लगा करके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे 10 केजी का जो हैमर है वो चलाया जा सके, ठीक है। लेकिन उससे भी कभी कभी हमको रिक्वायर हमारी जरूरत पूरा नहीं होती है, तो उससे भी बड़े हैमर बनाए जाते हैं। तो जो वो हैमर होते हैं फिर वो आदमियों के द्वारा चलाए जाने वाले नहीं होते हैं, वो संभव नहीं होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? मशीन के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है, मशीनों से चलाए जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं मैकेनिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो फिर वो मशीनों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हैमर कहते हैं। तो आप तीनों में अंतर रखिए। अब पावर हैमर जैसे हो गया, तो पावर हैमर में भी कई तरीके के हैमर हो सकते हैं, जैसे कि पिन हैमर हो सकता है, स्लेज हैमर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, तो उसमें हो सकता है बड़े बड़े हैं, बस पिन हैमर है, अलग अलग उसमें भी हो सकता है। स्लेज हो गया, अब स्लेज में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 से 10 केजी का है, 2 से 10 केजी का उसका पिन अलग अलग हो सकता है कि भाई बॉल पिन होगा, क्रॉस पिन होगा, कैसा पिन होगा, ठीक है। उसी तरीके से हैंड में भी हो सकता है कि भाई उसका बॉल पिन होगा कि क्रॉस पिन होगा, क्या होगा, है ना। लेकिन मेनली आपको ये 3 तरीके से डिवाइड करना है, हैंड, स्लेज और पावर। अब देखिए हैंड की बात करते हैं, जो ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हैंड में जो होता है इसका वेट हमने बता दिया कि आधा किलो से लगभग 1.8 केजी तक का आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखा नहीं है, इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है वेट ही होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? वेट ही होता है। यानी कि जब आप मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां पर क्या बताएंगे? आपको वजन ही बताएंगे कि हमको 4 किलो का, हमको 5 किलो का, हमको 10 किलो का, हमको आधा किलो का जो है हैमर चाहिए, तो आपको दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए मतलब ये भी होता है, और आप पिंस भी बता सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो गया? ये वेट हो गया इसका। उसके बाद ये कैसा होता है? मैन्युअली ऑपरेटेड होता है, आदमियों के द्वारा चलाया जाता है हाथ से। और ये किसका बना होता है?
देखिए, जब कोई चीज़ पीटने वाली बनी होती है, यानी कि बहुत मजबूत की होती है, तो उसको ज़्यादातर बनाया जाता है फ़ोर्ज स्टील का। जैसे कि आपने इंजन पढ़ा होगा, तो इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो बहुत मजबूती का काम करते हैं, जैसे कि आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया। तो ये सब जो आपके पार्ट्स होते हैं, कनेक्टिंग रॉड हो गया, आपका कैम शाफ्ट हो गया, ठीक है? मतलब कि क्रैंक शाफ्ट हो गया, है ना? तो ये सब जो पार्ट होते हैं, वो किसके बने होते हैं? फ़ोर्ज स्टील के बने होते हैं। तो यही जो हमारा हैमर होता है, वो भी फ़ोर्ज स्टील का या फिर कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, फ़ोर्ज स्टील आप पहले नाम बताइएगा, फिर बाद में कास्ट स्टील, ठीक है? आपसे पूछा जाता है। इसके बाद इसके भी टाइप्स होते हैं, जो आपका हैंड हैमर होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं, बॉल पिन और क्रॉस पिन और स्लेज हैमर। अब ये स्लेज हैमर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसी का स्लेज है। स्लेज भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट भी हम लोग कह सकते हैं। कैसे? समझिएगा, इन तीनों को समझिएगा, बॉल को, क्रॉस को और स्लेज को, कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो हमारा बॉल पिन हैमर होता है, ये किस तरीके से बना होता है, अगर हम एक इसका रफ डायग्राम बनाएं, ठीक है? इसका एक रफ डायग्राम हम इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड में थोड़ा, ठीक है? ऐसा करके जो है ये आपका जो है कैसा हैमर बन गया, ये आपका बॉल पिन हैमर बन गया, ठीक है? तो बॉल पिन हैमर में क्या होता है, एक तरफ आप देखेंगे तो जो इसका पिन होता है, पिन किसको बोलते हैं, जिससे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है? जिसपे लकड़ी के या फिर आपके कील के, वो क्या होता है, पिन होता है। तो ये ऐसा बॉल जैसा बना होता है, ऐसा राउंड जैसा बना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉल पिन हैमर, ठीक है? बॉल पिन हैमर, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिविट्स को ठोकने के लिए। जैसे रिविट्स हो गई, ठीक है? कील हो गई, इन सब कील को तो इससे नहीं ठोक पाएंगे, इधर से हम ठोक सकते हैं। तो रिविट्स को इसको ठोकने के लिए, लगाने के लिए, करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सरफेस को फैलाना हो, ठीक है? बढ़ाना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखेंगे कि बाल्टी होती है, ठीक है? या फिर बाल्टी में ही आप रिविट्स देख पाएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, दो चादर को ऐसे लगाते हैं, सीट्स को, और उसमें एक रिविट लगाते हैं, ठोकते हैं, और ठोकते तो उसका जो हेड होता है वो फैल जाता है। तो वो कैसे फैलेगा, इससे थोड़ी ना फैलेगा। जब ये वाला होता है तो इसी से ऐसे कर करके मारते हैं, तो उसका हेड जो है फैल जाता है, और वो उस पे एकदम ज्वाइंट हो जाता है। आपने रिविट के बारे में पढ़ा होगा पहले ही, तो थोड़ा सा उसको कनेक्ट कीजिएगा इससे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो क्रॉस पिन हैमर होता है, इसका नाम पूछा जाता है कि ये क्रॉस पिन क्यों होता है। तो क्रॉस पिन क्यों होता है, ये भी समझिए। देखिए, ये बनता कैसे है, पहले इसका डायग्राम एक बना देते हैं ना। तो इसका जो डायग्राम होगा, मान लीजिए कि आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा, है ना? इस तरीके से जो है, आप समझिए थोड़ा सा इसको, ठीक है? ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है? ये आपका जो है हैमर हो चुका है। कैसा हैमर है ये, देखिएगा ध्यान से। दिख रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ऐसे लकड़ी इसमें साइड से लगी हुई है ना, वो दूसरे जैसा बना है, ये थोड़ा 3D में हमने बनाया। तो अब देखिए, इसमें क्या आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसको क्रॉस क्यों बोला जाता है। देखिए, क्रॉस का मतलब होता है कि जैसे ये आपका हैंडल हो गया, ठीक है? जो इसमें हैंडल पकड़ने का है, और जो इसमें ये लगा होता है ठोकने के लिए, मतलब कि ये चीज जो लगी होती है, वो ऐसे लगी होती है। देखिए, ऐसे। तो इससे क्या होता है कि ये चीज जो आप देख पा रहे हैं, ये चीज आप देखेंगे, तो इसका अगर एक्सिस देखेंगे तो ऐसे ऐसे है ना? देखिए, ये ऐसे ऐसे, आपका हैमर ऐसे ऐसे, मतलब इसका जो हैंडल है ये ऐसे है, और इसका ये एज, यानी कि जो इसका ठोकने का एज है, ठीक है? वो कैसी है, ऐसी है। तो ये क्या करती है, क्रॉस करती है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कोई सीट मेटल्स ज्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं। सीट मेटल कहने का मतलब है कि जैसे सीट को मोड़ना हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक सीट हो गई, इस तरीके से सीट हो गई, है ना? हमको इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी से ठप 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 ऐसे मारेंगे, तो ऐसे ऐसे कर करके निशान बना लेंगे, है ना? फिर ऐसे मोड़ देंगे तो मोड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है, सीट्स को मोड़ने के लिए, उनको कर्व करने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद स्लेज हैमर क्या होता है, स्लेज हैमर एकदम नॉर्मल होता है, उसको कुछ भी नहीं करना होता है। बस ये चीज जो है, ये चीज इधर भी आपकी, जैसे आप इधर देख पा रहे थे ना बराबर में, सेम उसी तरीके से इधर में भी ये क्या होता है, बराबर ही होता है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है? दोनों तरफ बराबर होता है, बस बढ़िया से उसको ठोकिए, कील को धकाधक, है ना? तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्लेज हैमर हो जाएगा। क्लियर है? हैमर आप बता पाएंगे, इसमें जो वेट्स हैं इसके बता पाएंगे, इसका मटेरियल बता पाएंगे, ये कैसा टूल है ये बता पाएंगे, टाइप्स बता पाएंगे। हो गया, फिर बहुत सारी चीजें इसमें हैमर के बारे में आपने जान ली। तो इसको हटाते हैं, अगले इक्विपमेंट की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने अपना अगला जो है टूल लिख दिया है, एक हमारा कैलिपर और दूसरा है एनविल। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलिपर की। तो कैलिपर देखिए क्या होता है कि यूज फॉर मेजरिंग इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। जो कैलिपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, इसको हम थोड़ा सा अगर ओपन करें, या फिर मान लीजिए हमारे पास ये स्याही का ढक्कन है, इसको हम ओपन करते हैं, तो इसमें दो तरीके के डायमीटर्स होंगे, एक इसका आउटर डायमीटर ये वाला, और इसके एक अंदर का डायमीटर ये। तो इसको अगर हमको मेजर करना है तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए कैलिपर इस्तेमाल होता है। और ये कैलिपर दो तरीके के आते हैं, दो क्या आते हैं, तीन चार तरीके के आते हैं, लेकिन जो मेनली हम लोग जानते हैं दो तरीके से जानते हैं। एक होता है हमारा इनसाइड और एक होता है आउटसाइड डायमीटर, मतलब कि कैलिपर। तो जो हमारा इनसाइड कैलिपर होता है वो क्या करता है, इनसाइड कैलिपर जो होता है अंदर के डायमीटर को नापने का काम करता है। वो देखिए कैसा बना होता है, यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपका कैलिपर है, ये आपकी एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। एक तरीके से ये क्या करती है, इसको जब आप इसको ऐसे पास में लाने की कोशिश करेंगे तो ये इसको ऐसे फैलाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो फैलाने की कोशिश करती है, तो हम ये जो हमारा नॉब होता है इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये पास में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर में इसको ऐसे छोटा करके, यानी कि नॉब को पास में करके लगा लेंगे, और फिर नॉब को ढीला करेंगे, और एकदम जहां तक आएगा उतने पे करके फिर बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो फिर यहाँ पर हम इसको जो है, हमारा जो है ये लेंथ मेजर हो जाती है कि इसका जो डायमीटर आ रहा है वो कितना है, ठीक है। स्केल से इसको बाद में मेजर कर लेते हैं, तो वहां से हमको इसका अंदर का डायमीटर पता चलता है। लेकिन इससे जो है हमारा आउटर डायमीटर नहीं नापा जा सकता। तो आउटर डायमीटर के लिए क्या करते हैं, इनर समझ गए ना। तो इनर के लिए देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बना है, ये जाएगी अंदर, ऐसे दोनों तरफ टच करेगा। लेकिन आउटर के लिए क्या होता है, बस इसके लेग में ही थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, कि इसका जो इस तरीके से लेग होता है वो क्या कर देते हैं, इसका जो लेग होता है वो अब इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। लेग में जो है थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, तो इसका लेग जो है बदल करके इस तरीके से कर देते हैं। देखिए इस तरीके से जब इसका हम लेग कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि अब ये जो है बाहर की तरफ ऐसे पकड़ने के लिए बन जाता है। तो अब वही चीज फिर से प्रोसेस वही है, बस हम इसको ऐसे बाहर जब इस तरीके से ऐसे करके ऐसे पकड़ेंगे, फिर इसका जो है डायमीटर मेजर हो जाएगा, ऐसे बाहर निकालेंगे, इसको हम मेजर कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर कितना है। अब डायमीटर आ जाएगी तो रेडियस आधा करके आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आउटसाइड हमने बता दिया, तो ये आउटसाइड है। इसके पहले जो हमने फिगर बनाया था वो इनसाइड का है। जेनी कैलिपर में क्या होता है, जेनी कैलिपर में आप देखेंगे तो एक साइड आपका, एक जो लेग होता है वो सीधा रहता है, लेकिन एक लेग ऐसा टेढ़ा रहता है, उसको जेनी कैलिपर बोलते हैं। और एक होता है स्प्रिंग कैलिपर, उसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा सा प्रेशर लगाने के लिए इसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल। तो देखिए दोस्तों, अपने अगले टूल्स की बात करते हैं। अपना अगला टूल्स है पंच और कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। तो पंच का क्या काम होता है, पंच का आपने इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, उस तरीके से मेटल्स पे लगा करके और हैमर से स्ट्राइक किया होगा और एक पंच बन गया होगा, छोटा सा गड्ढा बन गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने शेप्स बनाए होंगे और उसी के हिसाब से आपने कट्स किए होंगे, ये इसी का काम होता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का मार्किंग टूल होता है पंच, इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर नर्लिंग होती है। नर्लिंग क्यों होती है, नर्लिंग का बेसिक पर्पज ही होता है कि वो पकड़ अच्छे से बने, ठीक है, यहाँ पर होल्ड अच्छे से हो, ठीक है, हाथ से पकड़े स्लिपिंग ना हो, इसीलिए वो किया जाता है। देखिए ये तीन तरह से होते हैं, एक होता है प्रिक पंच, और एक होता है सेंटर, और एक होता है डॉट। इसमें आपको एंगल्स जरूर याद रखना है, क्योंकि एंगल में ही इनमें अंतर होता है, बाकी ज्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए जो सेंटर पंच होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग जो सेंटर्स होता है, जैसे कि कोई भी पार्ट का सेंटर हो गया, सेंटर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे होता है। एंगल कौन सा, जहां से ये पंच करते हैं, ये इस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे आपको इसमें कितना दिख रहा है, लगभग 30 दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिक पंच हो जाएगा। 90 डिग्री पे कौन होगा, आपका सेंटर पंच होगा। और डॉट पंच क्या होता है, 60 डिग्री पे होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग डॉट्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग करते हैं बिफोर ड्रिलिंग। जैसे कि हमको कहीं पर ड्रिल करना है, तो जैसे ड्रिल करना है तो ड्रिल करने से पहले एक हम डॉट लगाते हैं, पंच लगाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये पता चले कि हमको कहाँ पर ड्रिल करना है, हमारे ड्रिल जो है दूसरे का दूसरे जगह ना हो जाए। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिफोर ड्रिल, ठीक है। अगर आप कहना चाहें तो इसको हम लोग
कह सकते हैं कि बिफोर ड्रिलिंग भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको सेंटर निकालने के लिए काम करते हैं, मतलब सेंटर पे पंच करने के लिए। और प्रिक पंच जो होता है इसका हम लोग नॉर्मली जहाँ पर इस्तेमाल करना होता है उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका आप डायग्राम याद रखेंगे। स्पेसिफिकेशन क्या होता है इसका, एंगल होता है और लेंथ होती है, यानी कि कितने का एंगल है और कितने का लेंथ है। अगर ये एंगल कभी कभी बिगड़ जाती है तो इसको हम लोग ठीक भी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ठीक भी करते हैं मशीन से, ठीक है। तो ये आपका पंच होता है इस तरीके से, आप इसको याद रखेंगे। आई होप कॉम्बिनेशन सेट से देखिए इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, ये एक मल्टीपर्पज टूल होता है, यानी कि कई काम को कर सकता है एक साथ। आपके पास स्केल नहीं है, यही काम कर देगा, ठीक है। आपके पास में जैसे कि एंगल्स फाइंड करने के लिए चीजें नहीं है तो यही फाइंड कर देगा। तो कई सारे काम से ये जो है कर सकता है। आपको सेंटर फाइंड करना है, यही कर देगा। तो कई काम कर सकता है। तो ये मल्टीपर्पज टूल होता है, मल्टीपर्पज कई काम कर सकता है। वुड वर्किंग एंड मेटल वर्किंग में दोनों में इस्तेमाल होता है, लकड़ियों में भी इस्तेमाल होता है और जो हमारे मेटल वर्किंग होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इसमें ऑपरेशन हो सकते हैं, कितने कितने इसके पार्ट्स होते हैं। देखिए एक होता है आपका, इसका मेन जो पार्ट होता है स्टील रूल होती है, बड़ी सी स्टील रूल होती है, ठीक है। स्टील रूल जो कि एलॉय स्टील की बनी होती है या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। उसके उसमें लगा होता है स्क्वायर हेड। तो जब आप उसमें स्क्वायर हेड लगाते हैं तो स्क्वायर हेड क्या काम कर सकता है, जब आप उसमें प्रोटेक्टर हेड लगाते हैं तो वो क्या काम कर सकता है, जब आप उसके सेंटर हेड से काम लेते हैं तो वो क्या काम कर सकता है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए जब आप उसमें स्क्वायर हेड लगाते हैं तो स्क्वायर हेड का जो काम होता है वो होता है ड्रॉ पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन अलोंग एज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी वर्क पीस है, इस तरीके से, यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क पीस है, ठीक है। तो इसकी एज क्या होती है, ठीक है, इसकी भुजाएं ये है, ये है, ये है। तो जैसे हमको इस भुजा के अलोंग एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचनी है ना, तो ये हमारा जो है स्क्वायर हेड खींच देगा, ठीक है, ये एज के पैरेलल खींच देगा। अगर एज हमारी टेढ़ी होगी, जैसे मान लीजिए कि एज हमारी ऐसे टेढ़ी होगी, तो वो पैरेलल ही खींचेगा, उससे मतलब नहीं है, वो ऐसे ही बना देगा। बात समझ पा रहे हैं, तो ऐसे करेगा। तो ये जो है पैरेलल लाइन खींचने के लिए काम करता है। और साथ ही साथ जैसे कि एज की, अगर हमको, जैसे कि ये एज है और इस पे हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, एज की परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींचना है, तो उसका भी ये काम कर देता है। कौन काम करता है, स्क्वायर हेड। तो स्क्वायर हेड का क्या काम होता है, कॉम्बिनेशन सेट में लाइन को पैरेलल और क्या खींचना, परपेंडिकुलर, किसके अलोंग जो उसकी एज है, जो उसकी भुजाएं हैं उसके अलोंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टर हेड क्या काम करता है। प्रोटेक्टर हेड जो होता है बहुत बढ़िया काम करता है उसमें। प्रोटेक्टर हेड किसी भी एंगल को मेजर कर सकता है, किसी भी एंगल को, 90 को, 91 को, 92 को, 93 को, इवन 1 डिग्री को भी मेजर कर सकता है। अगर आप चाहें कि हमारा जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है, और एक सेकंड, ये जैसे मान लीजिए कि एक लाइन हो गई और एक लाइन यहाँ पे हो गई है ना, ये इसके बीच का एंगल मान लीजिए कि 1 डिग्री है, तो इसको भी ये मेजर कर सकता है जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, ठीक है। तो चेक एनी एंगल, ठीक है, चेक एनी एंगल, इवन 1 डिग्री तक का भी ये जो है मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री आप मान ही लीजिए कि 1 डिग्री मेजर कर सकता है ना। ये प्रोटेक्टर हेड का बता रहे हैं। इसके बाद देखिए सेंटर हेड। सेंटर हेड क्या करता है, सेंटर हेड जो होता है किसी भी, कोई भी शेप होगा उसका सेंटर बता सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई गोला वर्क पीस है, इसका आपको सेंटर नहीं पता, तुरंत लगाइए इसमें, ठीक है, सेंटर हेड में आपको तुरंत उसका सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है। आप ये, लेकिन ये सबका नहीं बता पाएगा। जो ये सेंटर बताता है वो किसका किसका बताता है, देखिए एक आपका बताता है राउंड का, किसका बताता है, आपका राउंड का बताता है, और एक स्क्वायर का बताता है। अगर आपके पास में कोई स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर है, तो इसका सेंटर तुरंत बता देगा। अगर आपके पास में कोई ऑक्टागोनल जो आपका वर्क पीस है वो है, अठभुज जिसको कहते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास में अष्टभुज है ना, वो भी है, तो वो कॉम्बिनेशन सेट इसको बता सकता है। क्लियर है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि सभी के लिए काम नहीं करता है, 3 के लिए आप याद रखेंगे। एक आपका राउंड रखेंगे, एक आप स्क्वायर रखेंगे और एक ऑक्टागोनल याद रखेंगे, अष्टभुज याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका ये जो स्टील होता है ये एलॉय स्टील का बना होता है, मतलब स्टील रूल जो होता है एलॉय स्टील का बना होता है। बाकी ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सेट के बारे में आप इसको याद रखेंगे। एक दो पार्ट और है उसकी भी बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्ट है जो कि है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल लगभग आप हर एक शॉप में भी करते हैं, और जो आपकी
लैप्स होते हैं उसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसको समझना। तो इसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए वर्नियर कैलिपर जो होता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है? अंदर के डायमीटर को भी मेजर कर सकता है और बाहर के डायमीटर को भी ये मेजर कर सकता है, ठीक है? इफिशिएंटली। जैसा कि अभी आप कैलिपर के बारे में देख रहे थे, उसमें आपने देखा कि आउटसाइड इनसाइड कैलिपर होता है, वो भी मेजर करता है और जो वर्नियर होता है वो भी मेजर कर सकता है। वर्नियर जो है लेंथ को भी मेजर कर सकता है, जैसे कि किसी भी छोटे पार्ट्स के लेंथ को भी मेजर करता है, जैसे कि ये है तो इसके लेंथ को भी मेजर कर सकता है, ठीक है? और बहुत ही इफिशिएंट मेजर करेगा। इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई को भी मेजर कर सकता है और इसकी थिकनेस को भी मेजर कर सकता है कि ये कितना मोटा होगा, ठीक है? पतली-पतली जो शीट्स होती हैं, जैसे कि जो आपकी जैसे कि आपने मेटल शॉप में पढ़ा होगा, मतलब कि शीट मेटल शॉप में पढ़ा होगा, तो पतली-पतली उसमें शीट्स होती है, तो उनकी थिकनेस को भी मेजर करने के लिए जो 1 एमएम, 2 एमएम, 4 एमएम इस तरीके शीट होती हैं, तो उनको भी मेजर करने के लिए, इतनी छोटी-छोटी यूनिट्स को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक इसका होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल, ठीक है? जो मेन स्केल होती है वो आपकी नॉर्मल होती है, एक स्केल जैसी बनी होती है, लेकिन जो आपका इसमें वर्नियर स्केल होता है, वो जो होता है आपका ये मूवमेंट करता रहता है। कहने का मतलब है कि ये उसी मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक है? मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको थोड़ा-सा समझिए। जैसे मान लीजिए कि अ, एक ये आपकी स्केल हो गई मेन, ठीक है? ये मेन स्केल हो गई, इस तरीके से बनी होती है और इसी पर जो है आपके जो मेजर करने के लिए मान लीजिए कि इस तरीके से हम बना दे रहे हैं, ठीक है? आप इसको समझ लीजिएगा कि वो कैसा होगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि इस तरीके से ऐसे बना हुआ है ना? और एक स्केल आप किस पे स्लाइड करने वाली होती है। स्लाइड करने वाली स्केल इस तरीके से मान लीजिए कि होती है और ये जो है आप किस पे स्लाइड कर सकती हैं। अभी बनाते हैं, एक सेकंड थोड़ा, ठीक है? समय दीजिए इस पे थोड़ा-सा। तो देखिए ये जो है आपकी स्केल कुछ इस तरीके से होती है। मान लीजिए कि हमने ऐसा मोटा-मोटा एक बना दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये स्केल्स कटी होंगी, पूरी बनी होगी आपकी, ठीक? और ये स्केल आपको इधर यहाँ पर बॉक्स एक बना होगा उसमें दिखेगा, ठीक है? और इधर ये स्केल टोटल आपकी बनी होती है 1, 2, 3 इस तरीके से पूरा लिखा होगा। जब ये इस पे स्लाइड करती है तो यहाँ से इन ये आपका क्या होगा, इनसाइड का मेजर करने का हो गया, ये आउटसाइड का मेजर करने का हो गया। तो ये इस पे स्लाइड्स करती हैं, ठीक है? स्लाइड करती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं? देखिए इसको मेजर जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक हमने पार्ट लिया है और उसको हमने मेजर किया है और उसमें जो है इतनी रीडिंग्स आई है, तो उसको हम कैसे बताएँगे कि टोटल रीडिंग कैसे आई है। तो देखिए इसमें रीडिंग कैसे निकालते हैं, एक जब आप मेज़र करते हैं कोई चीज़, तो एक रीडिंग आपके मेन स्केल में आती है। एक स्केल किसमें आती है? मेन स्केल में आती है, तो मेन स्केल की जो रीडिंग होती है उसको तो आप लेंगे ही, ठीक है? और उसके बाद एक रीडिंग आपकी वर्नियर में आती है, किसमें आती है? वर्नियर में आती है, तो उसको भी इसमें जोड़ना पड़ता है, लेकिन जो वर्नियर में आती है, उसको क्या करना पड़ता है, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ना होता है। यानी कि जो आपकी वर्नियर स्केल में रीडिंग आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके लीस्ट काउंट से। ये इसका फॉर्मूला होता है जो भी रीडिंग निकालने का, समझ लीजिए, है ना? रीडिंग निकालने का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बताइए कि जो मेन स्केल में रीडिंग आएगी वो, और जो वर्नियर स्केल में रीडिंग, और वर्नियर स्केल में रीडिंग कौन सी आती है? जहां पर वो मैच करता है, क्योंकि इसमें जैसे कि एक एक में 20 खाने रहेंगे, कि 19 खाने रहेंगे, तो जो भी खाना मैच करता है, जो भी खाना मैच करता है, मान लीजिए 10वां खाना या फिर 15वां खाना, जो भी खाना मैच करता है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लीस्ट काउंट से, तो यहाँ पर एक रीडिंग आ जाएगी और जो मेन स्केल की रीडिंग आई है दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी टोटल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है? आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे करना है फिर से समझिए। मेन स्केल में रीडिंग आ गई, आपने उतना नोट कर लिया, ठीक है? जीरो से लेकर के जहां तक आ रही है नोट कर लिया। उसके बाद हमने वर्नियर स्केल को ध्यान से देखा, उसने देखा कि कौन वाला जो खाना है वो मैच कर रहा है, कौन सी लाइन मैच कर रही है। आपने काउंट किया 10वीं लाइन मैच कर रही है, ठीक है? तो 10वीं लाइन मैच कर रही है तो 10 इसका हो गया और उसका लीस्ट काउंट जो भी होगा 0.1 होगा, 0.001 होगा, 0.005 होगा, 0.5 होगा, जो भी होगा उससे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक वैल्यू बन जाएगी, फिर यहाँ से ये वैल्यू आएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर आपका टोटल रीडिंग आ जाएगी कि ये जो आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वर्क पीस है वो कितनी बड़ी है, ठीक है? इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो क्या होता है
इसका स्पेसिफिकेशन होता है कि मेजरिंग रेंज, कितना ये रेंज को मेजर कर सकता है। और रेंज कैसे मेजर करेगा, जितनी बड़ी मेन स्केल होगी उतना ज्यादा रेंज मेजर कर सकता है ना। अब आप बताइएगा कि इसका लीस्ट काउंट क्या है जो आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये आपका लास्ट में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन डाला हुआ है, और हम ये देखना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने तो वीडियो को टोटल देखा होगा, पूरा देखा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए, ठीक है, आपके वाइवा के लिए। तो यहाँ पर आप लोग सब लोग इसके लिस्ट काउंट को कमेंट्स करके बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ लें। है तो आप आखिर में आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनको फेल मत करवाइएगा, उनको भी भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो अलग अलग वाइवा की वीडियोज है आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।